In 1917, when Einstein proposed his idea of stimulated emission, people were surprised. They were surprised that is it really possible to have highly coherent, highly directional, highly intense light coming out of crystals? लेकिन 1917 के बाद करीब करीब 50 साल लगे इस चीज को रियलाइज करने में, जब पहली बार 1960 में थियोडर एच मैमन, टी एच मैमन कहते हैं, टी एच मैमन, in 1916 constructed the very first laser system, and we call it as रूबी लेजर. रूबी क्यों? बिकॉज ही यूज्ड रूबी क्रिस्टल एज अ मटेरियल. जो लेजिंग मटेरियल लास्ट टाइम आपको बताया था, ही यूज्ड रूबी क्रिस्टल एज अ लेजिंग मटेरियल. रूबी क्रिस्टल कौन सा? हाँ, वही जो हम अंगूठियों में पहनते हैं, जो ज्वेलरी में पहना जाता है, which looks something like this. Okay, you're all familiar with such type of crystals. These are ruby crystals. Actually, this ruby crystal is made up of nothing but Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. और इसमें जो पिंक सा कलर आता है वो आता है इसमें क्रोमियम एटम्स की वजह से. तो कुछ इम्प्यूरिटीज ऑफ क्रोमियम एटम होती हैं इन Al2O3 क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इट गेट्स इट पिंक कलर. It is just like a crystal, a very good solid, but it is having some impurities of chromium atoms, and we are going to utilize these chromium atoms property for lasing action. Okay, another important thing is that these chromium atom gives the different energy levels, lower, higher and metastable, जिससे हम laser action मिल पाता है. ये क्रोमियम एटम की प्रेजेंस की वजह से दिस रूबी क्रिस्टल इज स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, यानी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इट विल बिहेव as magnetic because of presence of some free electrons in chromium atoms, तो ये फेराइट बन जाता है. Okay, so without wasting much of our time, we will now move on to the construction of ruby laser. Okay, how ruby laser was constructed. There is a small system in which you can understand that very first thing is that we have a crystal जिसके अराउंड एक फ्लैश लैम्प स्पाइरल फॉर्म का लपेट दिया जाता है. फ्लैश लैम्प इज जस्ट लाइक ये हमारी ट्यूबलाइट, लेकिन ये स्ट्रेट ना होकर CFL की तरह से स्पाइरल है. और इस स्पाइरल के अंदर जस्ट लाइक ए सॉलिनॉइड वी पुट द क्रिस्टल. तो ये जो ऊपर फ्लैश लैम्प है, जो लाइट है मतलब ऑप्टिकल लाइट, वो जब ग्लो करती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं उस क्रिस्टल के अंदर. सो व्हाट यू वुड सी इज दैट in this flash lamp there is a small cylinder of ruby crystal. जब आप फ्लैश लैम्प ऑन करते हैं तो रूबी क्रिस्टल एक्साइट हो जाते हैं. देन वी हैव टू एनक्लोज द फोटॉन्स इन मिरर्स ताकि हम एम्प्लीफिकेशन कर सकें. Okay, so you can understand this particular thing in a way through this diagram. Let me just draw it. So very first thing is that you have a cylinder. This is of ruby crystal. एक piece है जो solid दिख रहा है हमें. This is Al2O3 doped with chromium atoms. Nearly 0.05% की ड्रॉपिंग होती है. और इसके चारों तरफ हमने एक फ्लैश लैंप लगा दिया है. ठीक है, नेटिव गैसेस जैसे जेनॉन है उसका फ्लैश लैंप हमने लगा दिया है. तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट. Okay, so I have to actually double it because it works as if it is a tubing.
ओके, सो वी हैव दिस एज अ ट्यूब, और इस ट्यूब में यू हैव जेनॉन फील्ड जो ग्लो करती है जब आप इसको हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वी हैव अ सर्किट हियर जिसे हम इसे डिस्चार्ज करा के वी कैन हैव इट ग्लोइंग, और बहुत हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, नियरली 5000 volts, this much you can require, 400 microfarads, and this is just a switch to discharge the tube, ठीक है। इतना होने के बाद जब आपने ये स्विच ऑन कर दिया और ये ऑन होके जैसे ट्यूबलाइट ग्लो करती है वैसे ये स्पाइरल ग्लो करने लगा, उसकी वजह से कुछ फोटॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे, तो दिस विल स्टार्ट टू एमिट अ फ्यू फोटॉन्स ऑफ सम एनर्जी। हमें उन्हें ट्रैप करना है, तो क्या करते हैं, एक साइड तो हम लगाते हैं मिरर, इस जगह we will put mirror which is 100% reflecting, in fact 99.9% reflecting mirror, okay, 99.9% reflecting mirror, और दूसरी जगह लगाते हैं हम half silvered mirror, so this is half silvered mirror, fine। और इस तरीके के अरेंजमेंट को जब आपने एक, आप ये मानिए दैट दिस इज द रे ऑफ लाइट, इट इज स्ट्राइकिंग दिस मिरर, लेट मी जस्ट, इट इज स्ट्राइकिंग दिस मिरर कमिंग बैक, नाउ इट इज गोइंग कमिंग लाइक दिस, स्ट्राइकिंग दिस मिरर एंड कमिंग बैक, तो एक तरीके से एक ऑसिलेटर जैसा बन गया जिसमें लाइट टकरा टकरा के वापस एक दूसरे से जा रही है, सच टाइप ऑफ अ थिंग जिसमें कोई चीज अंदर ट्रैप हो जाए, टकराने लगे, वी कॉल दैट एज रेजोनेटर। और इस तरीके के रेजोनेटर जो हमने दो मिरर्स लगा के बनाए हैं, वी कॉल इट फेब्री पेरोट, ठीक है, जिसकी वजह से दो मिरर्स लगा दिए, इसमें आपस में जो लाइट है वो टकरा टकरा के एक दूसरे के जा रही है, जस्ट लाइक पुटिंग टू मिरर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ओके, पुटिंग टू मिरर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इट विल बिकम फेब्री पेरोट, फाइन। नाउ व्हाट वी हैव इज व्हेन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी इज रीच्ड, तो इस रेजोनेटर की वजह से यहाँ बहुत सारे फोटॉन्स इकट्ठा होने लगेंगे और स्टिमुलेटेड एमिशन से उनका एम्पलीफिकेशन होता जाएगा, देयर आर टाइम वुड रीच जब वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कोहेरेंट फॉर्म में बहुत इंटेंस, बहुत डायरेक्शनल, इन फेज वापस आएंगे विद वेरी हाई पावर, ठीक, सो इट विल कम, नाउ विल कम टू कि ऐसे क्यों होगा, व्हाई दिस विल हैपन, सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द लेजिंग एक्शन, ठीक है। वर्किंग आपने देख लिया कि कंस्ट्रक्शन क्या है, एक जेनॉन से भरी हुई ट्यूब है जो स्पाइरल फॉर्म में, उसके अंदर, तो फॉर एग्जांपल assume that this is the xenon tube, okay, this is the xenon tube, and in this tube what you have done is you have put in this ruby crystal, so assume that this is the ruby crystal, I'm not sure, okay, so this is the ruby crystal, now I'm turning on this xenon tube, तो ये जलने लगे मान लीजिए, और फिर यहाँ से what we will get is यहाँ एक मिरर है और इस जगह एक मिरर है, then in this mirror the photons will be vibrating टू एंड फ्रो, एंड स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, बहुत हाई इंटेंसिटी और डायरेक्शनल लाइट एक एंड से बाहर आ जाएगी, फाइन। अब इस क्रिस्टल के अंदर क्या हुआ वो जानना है हमें, फाइन। सो नाउ वील मूव ऑन टू वर्किंग, ये हुआ कंस्ट्रक्शन, अब आते हैं वर्किंग पे। सो फॉर वर्किंग व्हाट आई हैव इज दिस डायग्राम टू शेयर विद यू, आई होप दिस शुड बी क्लियर। तो दो तरीके से पंपिंग हो सकती है रूबी लेजर में, पहली आप ग्रीन लाइट यूज कर सकते हैं, दूसरी ब्लू लाइट यूज कर सकते हैं, बट एनीवेज हमारे पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है, एक है हमारे पास लो एनर्जी लेवल, ठीक है, जो आपको आई गेस इस जगह दिख रहा है, हियर दिस इज लो एनर्जी लेवल, and then these two are high energy levels and this is the metastable state, fine। So we have low energy level, we have a high energy level, and then in between we have a metastable state,
The same is happening here also. What you see here is that over here, this is just the pumping diagram. You don't worry about it. What you need to do is that let me just see if I can use my cursor, whether it is visible to you or not. I'm not very sure. So you can pump it using green light, which falls in nearly 550 nanometers of wavelength, or in blue light, which is nearly 400 nanometers of wavelength. And you can see over here that in this, anyways, the transition either from this level, which is at 3 electron volt, or from this level, which is nearly at 2 point something, it will anyways come to the metastable state. And you know that when these transition will happen from higher level energy to lower level energy, photons will release, but these photons are of no use to us. They can only heat up the system. That's it. तो इसीलिए रूबी लेजर को एक कूलिंग चेम्बर में रखा जाता है, so that we are not degrading our crystal. हीट की वजह से बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब ना हो जाए. Anyways, बट दिस इज द मेटास्टेबल स्टेट. इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी देर तक बैठ सकते हैं, नियरली मिली सेकेंड्स में बैठ सकते हैं, सेवरल मिली सेकेंड्स, 10⁻³ सेकेंड्स के ऑर्डर में मेनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन सिट हियर. एंड if you look at this metastable state and this ground state, there is a phenomenon of population inversion, because of which you would see that a transition over here will cause a transition from metastable state to ground state, which cause a photon to emit. But then this photon is kept in Fabry-Perot resonator. When this goes back, it again stimulatedly excites or de-excites some other electrons. And again photons are released. In this way, this to and fro motions of these photons gives rise to a very high amplified signal of photons. और जब इनकी एनर्जी काफी ज्यादा हो जाए तो मेन जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं दैट आर नियरली 694.3 नैनोमीटर्स. एक्चुअली केवल एक नहीं होते हैं, 694.3 एंड 692.8 नैनोमीटर्स करीब. ये दो अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन रिलीज होते हैं. इसलिए वी डोंट से दैट वी हैव इन रूबी लेजर जस्ट अ सिंगल वेवलेंथ. तो देर इज अ स्मॉल बैंडविड्थ ऑफ नियरली 50 मेगाहर्ट्ज, जिसके आसपास देखने में रेड ही लगेगा, लेकिन रेड में भी इट विल बी स्लाइटली मोर देन 690 and slightly less than 690. It would be something like this. Okay, so that's how you will get a red light laser coming out of ruby crystals, जिसकी पावर is 10 kilowatts. 1 वॉट, 2 वॉट, 100 वॉट नहीं, 10,000 वॉट. And if that power is focused on anything, it will burn. खराब हो जाएगी, उजल जाएगी, टूट जाएगी. It is so much of energy, so much of energy. Okay, and but remember that this comes in form of pulses. ऐसा नहीं होता है कि continuously जैसे बल्ब जल रहा है वैसे आगे. This power comes in form of pulses. जैसे पहले एक पल्स आएगी, फिर दूसरी पल्स आएगी, फिर तीसरी पल्स आएगी, फिर कुछ नहीं आएगा, फिर चौथी पल्स आएगी, फिर पांचवी पल्स आएगी, लाइक दिस. एंड अगर आप ड्यूरेशन देखें इस पावर का, इसका ड्यूरेशन देखें पल्स का, तो पल्स ड्यूरेशन नियरली 300 माइक्रोसेकंड्स का होता है. यानी 1 सेकंड में काफी छोटी देर तक ये 10 किलोवाट की एक लेजर इंटेंसिटी आती है, फिर रुक जाती है कुछ सेकंड के लिए, फिर दोबारा आती है, फिर रुक जाती है. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट रूबी लेजर्स. तो हमने कई सारी चीजें पढ़ी. सबसे पहले रूबी इज Al2O3 विच इज क्रोमियम डोप, जिसकी वजह से उसे एक पिंकिश या रेडिश कलर मिल जाता है. दीज क्रोमियम एटम्स, ये जो आप एनर्जी डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज फॉर क्रोमियम एटम्स ओनली. ये दो तरीके से पंप किए जा सकते हैं, यूजिंग ग्रीन लाइट, यूजिंग ब्लू लाइट. पंप करने का मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर दिए गए. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद डायरेक्टली जंप करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली दे फर्स्ट कम टू द मेटास्टेबल स्टेट, जहां वो काफी देर तक रहते हैं. और यही कारण है कि यहाँ काफी देर तक रहने की वजह से देयर इज population inversion which further enhances the probability of stimulated emissions, और जिसकी वजह से हमें highly coherent, highly intense, in phase और highly directional light मिलती है. 690 के आसपास की जो वेवलेंथ होती है उनका कलर होता है रेड. तो इसीलिए जो रूबी लेजर से लाइट आती है वो रेड कलर की होती है, बहुत हाई पावर की होती है, 10 किलोवाट्स, लेकिन काफी कम समय के लिए, 300 माइक्रोसेकंड्स. लेकिन
300 माइक्रोसेकंड का एक शॉट अगर 10 किलोवाट जाए तो इट विल मेक अ होल थ्रू योर बॉडी, छेद हो जाएगा आपकी बॉडी में, ठीक है। एक इंफ्रारेड लेजर्स जो होती हैं विच आर मोस्टली CO2 टाइप लेजर, अगर आप उसके सामने एक दीवार भी रख देंगे तो वो दीवार में छेद कर देंगे, इट विल ऑल मेल्ट, फाइन। सो यू हैव टू कीप ऑल दोज थिंग्स इन माइंड अबाउट रूबी लेजर्स। तो लास्ट में यू कैन राइट दैट the output we get, let me just hide this diagram. So ruby laser, you can write there, gives pulsed output. Okay, it gives pulsed output, और ये pulse जो होती है, pulse duration is nearly 300 microseconds. पल्स ड्यूरेशन, यानी ऐसे नहीं आता कि कंटिन्यूसली लाइट आ ही रही है, लाइट आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, ठीक है। ये अगर आप इसका रेजोल्यूशन बढ़ा के देखें इस चीज का, तब आपको ऐसा दिखेगा, अदरवाइज तो इट विल बी लाइक आई बंद हो गई, आई बंद हो गई, लाइक स्पाइक्स ओनली, फाइन। और इसकी जो पावर है वो आप मोस्टली अच्छा रहता है दैट वी आर गिविंग इट, सो द पावर इज नियरली 10 किलोवाट्स, 10 किलोवाट्स ऑफ पावर, ओके। और एनर्जी डायग्राम को और अच्छे से आप बना लीजिए, आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ मच यू कुड गेट इट फ्रॉम above energy diagram. So what you have is, this is for laser action, you have a low energy level, you have a high energy level, then you have a metastable energy level, ठीक है। So excitation के लिए you will have to use a pump, तो you can use wavelength which is of nearly 560 nanometers या 5600 एंगस्ट्रॉम की पंप यूज की, जिसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रांजिशंस होंगे, लाइक मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड एंड विल कम ओवर हियर, ओके। तो यहाँ कुछ ट्रांजिशंस होंगे जिसे हम बोल रहे हैं दीज आर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, इसे लेजर से कोई लेना देना नहीं है, केवल हीट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये जल्दी हो गए, अपनी मर्जी से आ रहे हैं जा रहे हैं, दीज आर नॉट कोहेरेंट, ओके। बट देन ओवर हेयर वेयर वी हैव अ मेटास्टेबल स्टेट, यहाँ करीब 10⁻³ सेकेंड्स तक रुक सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि यहाँ केवल 10⁻8 सेकेंड्स तक हो गए थे, तो ये करीब 1 लाख गुना ज्यादा समय हो गया। इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ अ कंडीशन तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन जैसा मिलता है, एंड व्हेन दिस ट्रांजिशन हैपेंस व्हाट यू विल गेट इज अ वेरी हाई कोहेरेंट, वेरी इंटेंस एंड इन फेज आउटपुट, और यही है लेजर। और ये जो लाइट है इसकी अगर आप इंटेंसिटी मेजर करें तो वो काफी ज्यादा है, और अगर वेवलेंथ देखें तो ये 2 वेवलेंथ में आता है, एक वेवलेंथ होती है नियरली 6943 एंगस्ट्रॉम्स, और दूसरी वेवलेंथ है करीब करीब 6928 एंगस्ट्रॉम। इसका जवाब चाहिए था ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट अगर आप गौर से देखें, इसे जूम करके देखें, तो दिस मेटास्टेबल स्टेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, तो एक की वजह से, एक ट्रांजिशन की वजह से वी गेट 6943, दूसरे ट्रांजिशन की वजह से वी गेट 6928, तो दैट्स व्हाई अगर आप वेवलेंथ में प्लॉट करें, है ना, रूबी लेजर की जो आउटपुट आ रहा है उसे वेवलेंथ में प्लॉट करें तो वो सिंगल नहीं होता है कि केवल इस वेवलेंथ में प्रेजेंट है, इट इज समथिंग लाइक दिस, एक वेवलेंथ के आसपास की कोई लाइट, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट इट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब परफेक्टली सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, इट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक, इट इज हैविंग सम ब्रॉडनिंग, वी कॉल दैट एज लाइन ब्रॉडनिंग, okay। We don't have one frequency, but we have a small range of frequencies coming out, we call that as line broadening. There is one question related to line broadening in your question bank, we will see to that question in this part itself. So it goes like this. Let me just, so the question is this: given that a ruby laser operating at 694.3 nanometers has a frequency bandwidth of 50 megahertz, so it is not just 694.3, 694.3 के इस तरफ 25 और इस तरफ 25 मेगाहर्ट्ज की एक ब्रॉडनिंग है। व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन विड्थ, आपसे पूछा गया है कि बताइए लाइन विड्थ कितनी होगी।
So it is asked that you have to tell what is the line width in terms of wavelength. Okay, so you will use a very simple formula for that. You know that uh, from C is equals to F lambda, where F is frequency, lambda is wavelength. You can write that lambda is equals to C upon F. Now what you have to do is you have to check variation in wavelength with respect to variation in frequency. So if there is a delta F change, what is the change in delta lambda? So on doing that, if I, let's say, take derivative of lambda with respect to F, so I'll have delta lambda upon delta F is equals to minus of C upon F square. Fine. यहाँ से हम लिख सकते हैं delta lambda, which is nothing but line broadening, is equals to C upon F square into dF. You can ignore this minus sign also, okay? Because anyways, frequency cannot be negative, speed of light cannot be negative, and the change also is not negative. So you can ignore this minus sign as of now. What you will get is this, that delta lambda, which is line broadening, wavelength कितनी बदलेगी इस bandwidth की वजह से is nothing but equals to C upon F square dF. और यही bandwidth है, delta F is the bandwidth. So you can use all what is available to you. C is what? C is 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by F square. F you need to determine. अगर आपको wavelength दी है तो you can determine F easily. It is nothing but equals to F is equals to C upon lambda. तो आप अगर ये फॉर्मूला भी नहीं यूज करना चाहें तो यहाँ अगर मैं C अपॉन लैम्डा पुट करूँ तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू C अपॉन C स्क्वायर lambda square delta F. You can see I have used C upon lambda over here, तो C square upon lambda square आ गया. This C will get cancelled with one power, so delta lambda फिर हमारे पास होगा lambda square upon C delta F की equal. Okay, so we can use that. We have C, which is nothing but equals to what? C is equals to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Lambda square is 694.3 into 10 raised to the power minus 9 ka square into delta F, which is 50 into 10 to the power 6. Okay, so when you will solve this, I'm very sorry for this hodgepodge. Let me just use this formula and solve it over here. So we have delta lambda is equals to lambda square upon C delta F, which is nothing but 694.3 into 10 raised to the power minus 9 ka square upon 3 into 10 raised to the power 8 into it is 50 into 10 raised to the power 6. So that you'll get answer in terms of meters. So let us solve it. It will be nothing but equals to 694.3 10 to the power minus 9, the square of this into 50 into 10 to the power 6 divided by 3 into 10 to the power 8. So it is really a big number. The delta lambda is 8.03 into 10 raised to the power minus 14 meters. You see, यहाँ 9 2s are 18 अपने आप हो गया minus 18 plus 8 is minus 26 nearly, and then you have to subtract this, and then 694 into 50 upon 3, so it is coming out to be nearly 8.03 into 10 to the power minus 14. So this is the line broadening or line width. तो अगर आप इसे नैनोमीटर्स में ब्रेक करना चाहते हैं तो यू कैन डिवाइड दिस बाय 10 to the power minus 9. So I'll just divide it by 10 to the power minus 9. What I'll get is that actually the line broadening is 8.03 into 10 to the power minus 5 nanometers. So you can see that केवल 50 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ की वजह से एक नैनोमीटर का भी 1,00,000वां भाग 10 to the power minus 5 is nearly 1,00,000th time. ओके, केवल उतना भाग ब्रॉडनिंग आएगी.
So you may not be able to that way justify or see कि अच्छा ये लाल ये वाला है और ये लाल दूसरा है. You may not be able to do that. So this is the line broadening, and this question is really important because frequency selective sensors में इसकी बहुत uses होते हैं. What you have to do is now you have to make a note of what are the uses of lasers. But before that, we will have to complete helium neon laser that we would do in the next lecture. Thank you so much.